Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you? I hope all of you well. I am your teacher आमना बतूल. ठीक है, अपनी बुक मज़ाले पाकिस्तान निकालें और अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान स्टडीज़ जो है वो 9 क्लास आप अपने ओपन करें. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है आपका पाकिस्तान की नज़रियाती एहसास, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड. मैंने आपको 2 लेक्चर्स दिए थे जिसमें हमने नज़रिए की तारीफ़ और नज़रिए के माखज़ किए थे, यानी सोर्सेज, डेफिनेशन, सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी. और अब हम कहेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी, यानी मतलब नज़रिए की अहमियत. सो हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि हमारा यानी मतलब हमें याद भी हो जाए, और जो जो पॉइंट्स अगर आपको समझ नहीं आए तो वो भी आप रिवाइज़ कर लोगे. ठीक है, पाकिस्तान का जो वर्ड है वो डिस्क्राइब किया था चौधरी रहमत अली ने 1933 में, जिसके उन्होंने कहा था कि जिन जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है उन्हें एक रियासत बना दिया जाए जिसका नाम पाकिस्तान रखा जाए. और उन्होंने कहा था पे से पंजाब, अलिफ से अफ़गानिस्तान, के से काफ से कश्मीर, सीन से सिंध और तान से बलूचिस्तान जो है उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान की डिवीज़न होनी चाहिए. और ठीक है, तो पाकिस्तान के नाम जो है वो डिस्कवर किया था चौधरी रहमत अली ने 1933 में, और उन्होंने कहा था 9 और 11 में. ठीक है, अब यहाँ पे कभी नहीं के नाम से उन्वान से उन्होंने एक किताबचा शाया किया था लंदन में. ठीक है, अब जो है नज़रिए की तारीफ, मार्कस और अहमियत, इससे रिलेटेड मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस कहा था कि साथ साथ अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करते रहें. आपने अपनी बुक्स ओपन कर ली होंगी, आपके पास एक तो हाइलाइटर हो और साथ साथ पेंसिल भी हो जहाँ पे आप मीनिंग्स वगैरह लिखते चले जाएं. ठीक है, बड़े सकीन में पाकिस्तान के नियाम से एक आज़ाद रियासत का क़याम कौन से सदी का अहम तरीन वाक़या है. ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसका आंसर लिखोगे कि बड़ी सदी में पाकिस्तान के नाम से एक आज़ाद रियासत का क़याम 20वीं सदी का अहम तरीन वाक़या है. ठीक है, नज़रिए को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? नज़रिए को अंग्रेज़ी में आइडियोलॉजी कहते हैं. लाइन नंबर 2 में अगर आप देखो तो लास्ट लाइन है ये. ठीक है, नेक्स्ट नज़रिए के जो मायने हैं अगर आप देखो तो बहुत से मायने और तारीफ मुख्तलिफ दानिश्वरों ने, यानी मतलब जो समाजी दानिश्वर थे जो इल्म रखते हैं, जान पढ़ते हैं, तो उनकी राय में नज़रिए के मुख्तलिफ डेफिनेशन थे. और हर दौर में मकतब फ़िक्र ने जो सोचने वाले थे और महक़्क़ीन रिसर्च करने वाले थे, रिसर्चर्स ने, उन्होंने अपने अपने अंदाज में इसको बयान किया. तो मायने के लिहाज से नज़रिए से मुराद सोच या मकसद है. और अगर हम इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें तो थॉट्स, आपकी थिंकिंग या मकसद, और यानी मतलब और पर्पस को कहते हैं. ठीक है, इसके आपसे अगर कोई पूछे कि नज़रिए का क्या मायने है, तो नज़रिए का मायने से मुराद ये है सोच या मकसद है. ठीक है, और इंग्लिश में थिंकिंग और पर्पस. ठीक है, इट्स मीनिंग इज़ थिंकिंग और पर्पस. जबकि इस्तिलाही मायने, अब हम देखेंगे जिससे हम इसकी तारीफ बयान करेंगे. सबसे पहले इसके इंग्लिश में कुछ मीनिंग देख लेते हैं. आप बेशक ये लिख सकते हो, डिपेंड ऑन यू. मीनिंग्स ऑफ एन आइडियोलॉजी स्टार्ट फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स आइडो एंड लोगोस. इट लिटरली मीनिंग द साइंस और स्टडीज ऑफ आइडियाज़. आपका आइडियाज़ हैं, जो आप ख्यालात को पढ़ते हो, उसको हम क्या कहते हैं? आइडियोलॉजी. ठीक है, आइडियोलॉजी ऑफ एन नेशन रिफ्लेक्ट्स द. जी स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आ गई होगी, यानी मतलब किसी भी कौम के जो रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस of its people and religions and culture shape their thinking and which binds them together. यानी लोगों को आपस में मिलाना, चाहे वो लोगों की सोच हो, मज़हब हो, सकाफ़त हो, उनके जो आइडियाज़ हैं या उनकी जो थिंकिंग है उसकी वजह से, उनकी फीलिंग की वजह से वो एक दूसरे के साथ मिलती हैं, और ये जो बॉन्डिंग कहलाती है, एक सोच के ऊपर किसी भी कौम का खड़ा हो जाना जो है वो कहलाता नज़रिया है. ठीक है, नज़रिया जो है, एक बात याद रखिएगा, जो आइडियोलॉजी इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन थॉट. एक पर्सन की भी थॉट्स होती है और ग्रुप ऑफ पीपल की भी थॉट्स हो सकती है. ठीक है, यानी एक बंदे की भी सोच हो सकती है और बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ द पीपल की भी सोच हो सकती है. एक बंदे की सोच अगर मिल के
ग्रुप ऑफ द पीपल्स में आ जाए और उसके लिए वो एफर्ट करें, तो वो नज़रिया जो है वो मकसद जो है वो आपका पूरा हो सकता है। ठीक है, तो मायने में नज़रिए की तारीफ जो है वो मुख्तलिफ है। अच्छा, किसी शय को वजूद में लाने के लिए सहन में जो तसव्वुर आपके या फिक्र या नक्शा उभरता है उसको हम क्या कहते हैं? नज़रिया कहते हैं। आप किसी भी शय को बनाने लगोगे, आप कोई भी एप्पल भी आपने ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको पहले उसके आपके माइंड में एक इमेज आएगा, फिर आप उसको ड्रॉ कर सकोगे ना, उसको नक्शा बना सकोगे, उसको फिर ड्रॉ कर सकोगे इसी तरीके से। और आप जो है थर्ड इसकी देखें, किसी ख़ास मकसद के लिए किसी कौम की इज्तिमाई सोच का एक बात पर मुत्तफिक हो जाना जो है वो नज़रिया कहलाता है। ठीक है, और लास्ट आपके अगर देखो तो नज़रिए से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा तफक्कुर पे रखी गई हो, फ़िलासफ़ी और आपकी जो है वो थॉट्स पे रखी गई हो, और इस इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू मसलन पॉलिटिकल, सोशल और एंड जो है वो आपकी कल्चरल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हो। अगर हम उर्दू में देखें तो सियासी, माशरती और तहज़ीबी यानी सिविलाइजेशन के लिहाज से आपके रहन सहन के मसाइल जो हैं और मसाइल के हल के लिए कोई इलाही अमल बनाया जाए। इसके बाद सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजीज हमने किए थे, कॉमन रिलीजन्स, कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, कॉमन एजुकेशनल पर्पस यानी ऑब्जेक्टिव्स, कॉमन इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, कॉमन कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स। नंबर फर्स्ट अगर आप अपनी बुक में देखें तो सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजीज हैं। फर्स्ट है आपकी मुश्तरका मज़हब। मुश्तरका मज़हब जो है वो महज किसी इबादत का मजमूआ नहीं था, बल्कि किसी कौम की माशरती ज़िंदगी पर भी पूरा असर डालता है। 19वीं सदी में अगर आप देखो तो 19वीं सदी में जो बरसगी पाक व हिंद में कई तहरीकें शुरू की, कई हिंदू तहरीकें शुरू हुई, जिसमें से जो मेन थी वो थी आर्य समाज और ब्रह्मो समाज। आर्य समाज के जो बानी थे वो दयानंद सरस्वती थे और उन्होंने शुद्धि मूवमेंट का आगाज़ किया था, जिसका मकसद ये था कि गैर हिंदुओं को ज़बरदस्ती हिंदू बनाना था। फिर जो है ब्रह्मो समाज जो है इनके बानी थे राजा राम मोहन राय, और इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बहुत तकरीरें की। फिर कांग्रेस रूल हुआ स्टार्ट 1937 से 1939 में, जिसके अंदर भी मुसलमानों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हुए, और इस तरह से मुसलमानों के को एक अलग सोच पैदा हुई मुसलमानों के जहन में, और अलग शख्सियत का तस्वुर उभरा। रूल ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आप दे सकते हो, रूल्स ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हुई थी, जिसके अंदर मुसलमानों के खिलाफ जब बहुत ज़्यादा वर्क हुआ तो मुसलमानों ने इनके जब ख़त्म हुई थी तो डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था। यानी उसके अंदर उन्होंने ये कहा था 1939 में कायद आज़म के कहने पर, और उन्होंने खुशी का इजहार किया था कि आज जो है वो हमें कांग्रेसी वज़ारतों से ज़्यादा मिली है। तो इस टाइम उन्हें यही समझ आया कि अगर आज अंग्रेज़ों के होते हुए हिंदू हमारे साथ ये कर रहे हैं, और अगर इनकी हुकूमत अगर अंग्रेज़ यहाँ से चले गए तो फिर यह हमारे साथ कैसा सलूक करेंगे, इसलिए मुसलमानों ने अलग वतन का मुतालबा पेश किया। मुश्तरका सियासी मकासद देखें तो मुश्तरका सियासी मकासद की बदौलत दुनिया की कई कौमें, कई अक़वाम ने आज़ादी हासिल की और आज़ादी की जद्दोजहद की। अंग्रेज़ों की आमद के बाद बरसगी पाक व हिंद में जमहूरियत का तस्वुर उभरा। आपको मैंने बताया था कि मुसलमानों में बादशाहत थी, एक बादशाह फौत होता था, उसका बेटा सल्तनत में आ जाता था, और कोई वोट का सिस्टम नहीं था, कोई आवाम से पूछा नहीं जाता था उसके लिए। वो यानी मतलब नस्ल दर नस्ल जो है वो आपकी सिस्टम ऐसा था कि नस्ल दर नस्ल वो चलता चला जा रहा था। इसके ऊपर हुकूमती नुमाइंदों का इंतखाब, उनको वोट देने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, ये मुसलमानों के लिए नया प्रोसेस था। तो इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ों की आमद के बाद बरसगी पाक व हिंद में जमुए का तस्वुर उभरा, जिसमें हुकूमती नुमाइंदे का इंतखाब वोट के ज़रिए से होने लगा। आबादी के लिहाज से मुसलमान जो थे वो अक़लियत में थे, कम थे, और इसलिए उनका सियासी तशख़्ख़ुस भी उभरा, डेमोक्रेसी प्रोसेस स्टार्ट हुआ। फिर वोट सिस्टम देना शुरू किया लोगों ने, और वोट में मुसलमान कम थे, इसलिए मुसलमान हुकूमत में कम नुमाइंदगी थी उनकी। ये भी इस वजह से मुसलमानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब जब ब्रिटिश रूल जब स्टार्ट हुआ तो एजुकेशनल सिस्टम भी चेंज हुआ। एजुकेशन सिस्टम में नया एजुकेशन सिस्टम मुतारिफ करवाया गया, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों ने कौन सी तालीम मुतारिफ करवाई? इंग्लिश, क्योंकि उनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी, अंग्रेज़ी तालीम को मुतारिफ करवाया। और जिसको मुस्लिम उलमा ने क्या कह दिया कि ये
जो है अंग्रेज़ी तालीम हासिल करना जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। जब इस्लाम के ख़िलाफ़ करार दिया, मुसलमानों ने इस निज़ाम तालीम को रद्द कर दिया और इन्हें हासिल करने से मना कर दिया। फिर 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म सितम होने लगे, और ये इसके साथ साथ जैसे ही जंग आज़ादी हुई, हिंदुओं ने क्या किया कि मुसलमान अंग्रेज़ों को ये बात समझाने पर वो कामयाब हो गए थे कि जंग आज़ादी में जो सारा किरदार था वो मुसलमानों का था, और जो है मुसलमान जो है ये दोबारा भी आपके साथ ऐसी जंग कर सकते हैं। तो इसके नतीजे में अंग्रेज़ों का रवैया मुसलमानों के साथ और ज़्यादा सख्त हो गया, और उन्होंने मुसलमानों को माशी तौर पर मफलूज करके रख दिया। और उन्होंने क्या किया कि हर जगह कारोबार, तिजारत, उनकी ज़मीनें ज़ब्त कर ली, उनको कारोबारों से निकाल दिया, उनकी तिजारत ख़त्म कर दी, और इसके ऊपर कौन आगे? हिंदू आगे। फिर मुश्तरका सकाफ़ती मकासद अगर देखें तो मुश्तरका सकाफ़ती मकासद भी किसी कौम को के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। उसकी ज़ुबान हो जाए, उसका ड्रेसिंग हो जाए, सब कुछ इम्पोर्टेंट रखती है। तो इसके अंदर जो मेन है सकाफ़त के लिहाज से मुसलमानों की जो लैंग्वेज थी उर्दू, वो बहुत अहमियत रखती थी। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पे कब्ज़े के बाद उर्दू को सरकारी ज़ुबान की हैसियत हासिल थी। अब बरतानी हुकूमत के दौर में जब हिंदुओं की हुकूमती सतह पर यानी बहुत ज़्यादा सतह पर अमल दखल होना शुरू हो गया, तो उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिलवाने की कोशिश करने लगे हिंदू, और जिसके ऊपर मुसलमानों ने एहतजाज किया था, और इस तरह से बहुत बड़ी तहरीक शुरू हो गई थी और बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो गया था। तनाज़ा जिसे कहते हैं हम, उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 में हुआ था, और ये बनारस से शुरू हुआ और फिर बहुत पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। इसमें जो है उर्दू जो है हमारी ज़ुबान, वो अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। तो इसी वजह से ये इस्लाम और मुसलमानों के करीब समझी जाती है, जबकि जो रस्मुल ख़त जो है हिंदी का, वो हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, और वो रस्मुल ख़त जो है वो मुसलमानों को समझ नहीं आते। मुसलमानों ने हिंदी ज़ुबान सीखी हुई नहीं थी, तो इसलिए मुसलमानों को मुश्किल होता पढ़ने लिखने में, कोई अबूर भी हासिल नहीं था। तो हिंदुओं के इस अमल से मुसलमानों को सोचने पर मजबूर हो गए कि मुत्तहदा हिंदुस्तान में अपना तशख़्ख़ुस हम बरकरार नहीं रख सकते। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई थी 1867 में, और यही वजह बनी 1947 में पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की। हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, उर्दू जो है वो पर्शियन में, पारसी में भी लिखी जाती है, फारसी रस्मुल ख़त में भी लिखी जाती है, लेकिन जो मेन है वो अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। नेक्स्ट देखिए नज़रिए की अहमियत, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी। नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। अब ये 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स आप करके लिख सकते हो इसकी अहमियत के लिहाज से। नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। अक़वाम इसी वजह से ज़िंदा नज़र आती हैं, ठीक है। अक़वाम में इसी वजह से ज़िंदा नज़र आती हैं जिनके पास नज़रिया होता है। नज़रिया आपका नहीं होगा, आपकी कंट्री स्टेबल नहीं रह सकती। तो हमारे मुल्क का नज़रिया क्या है? इस्लामी नज़रिया हयात पर, इस्लाम के नाम पर हमने जो है अपना वतन हासिल किया, यही हमारा नज़रिया। तीसरा पॉइंट देखें, नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हकूक़ व फ़राइज़ की अदायगी वजाहत करता है, ठीक है। तीसरा, नज़रिया कौम को मुत्तहद रखने में मददगार साबित होता है। चौथा, नज़रिया मकासद के हसूल के लिए हर किस्म की मुश्किलात के मुकाबला करने में ताकत देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका 6 है, नज़रिया मकासद के हसूल के लिए जद्दोजहद का जज्बा है और मकसद के हसूल को यकीनी बनाना है। और लास्ट पॉइंट जो नंबर 7 है, नज़रिया इनकलाब को जन्म देता है और इसी वजह से नई राहें निकलती हैं। आपका फर्स्ट है लोगों की सोच की अक्कासी करता है। दूसरा देखो, अक़वाम को ज़िंदा रखने के लिए भी नज़रिया ज़रूरी है। तीसरा है कि नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ हकूक़ व फ़राइज़ की अदायगी में भी मदद देता है, यानी हकूक़ व फ़राइज़ की अदायगी। चौथा, आपके अंदर अक़वाम को मुत्तहदा रखने में मददगार साबित होता है। पाँचवा, हर किस्म की मुश्किलात में आपको ताकत देता है, से मुकाबला करने की ताकत देता है। और इसके बाद है नज़रिया मकसद के हसूल के लिए जद्दोजहद करने का जज्बा भी है और इसको यकीनी भी बना सकते हैं। और जो आखिरी है वो इनकलाब को जन्म देता है और नई राहें भी हमवार करता है।
कोई भी नज़रिया फ़ौरन वजूद में नहीं आता, बल्कि इसके पीछे कुछ वाक़यात काम कर रहे होते हैं। आमतौर पर नज़रिया माशरे के पसमानदा लोगों में महरूमी को ख़त्म करने के लिए वजूद में आता है। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि मुश्किल हालात और समाजी दबाव के नज़रिए को जन्म देता है और माशरे में जो मुश्किलात के शिकार लोग होते हैं उनको ताकत बनाता है। इस तरह अमेरिका के सियाह फाम लोग जो थे वो मसावी हकूक़ उनको नहीं मिल रहे थे, एक दूसरे बराबर हकूक़ नहीं मिल रहे थे। इसके वजह से उन्होंने जदोजहद की और एक लंबी जदोजहद के बाद उन्होंने एक नज़रिया हासिल कर लिया। और ये देखें, ये जो थे सियाह फाम लोग थे, यानी मतलब ब्लैक पीपल थे, और इन्होंने अपनी जदोजहद की और इस तरीके से एक लंबे अरसे की जदोजहद के बाद इन्हें बुनियादी इंसानी हकूक़ मिल गए। इनको सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता था, इनके हकूक़ को ग़स्ब कर दिया जाता था। जो यानी खूबसूरत लोग होते थे, जो अमेरिकन थे, वो अपने आप को अहमियत देते थे, बल्कि इन्हें जो थे वो ब्लैकिश पीपल कहते थे और इनको कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। इस तरीके से एक जन्म लिया और उन्होंने वो अलग वतन नहीं, उसी वतन में रहते हुए अपने बुनियादी हकूक़ हासिल कर लिए। जब बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को जब उनके अंदर जदोजहद की कोशिश उभरी, तो उन्होंने अंग्रेज़ों और हिंदुओं के ज़ुल्माना रवैये से आज़ादी हासिल करने के लिए एक आज़ादी की लहर उठी। उन्होंने एक अलग वतन का मुतालबा किया। इस तरह से पाकिस्तान वजूद में आया। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हर नज़रिए के पस मंज़र में उसकी तारीख़, उसकी रवायात, उसके रस्म व रवाज, उसका मज़हब, उसका मिज़ाज, उसकी नफ्सियात जैसे अनासिर शामिल होते हैं, और यही अनासिर किसी भी नज़रिए की अहमियत को उजागर करते हैं। इंशाल्लाह कल हम अनासिर, नज़रिए पाकिस्तान के अनासिर पढ़ेंगे और उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं किस तरीके से मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट्स मुस्लिम जो थे उन्होंने आज़ादी हासिल करने के लिए ब्रिटिशर्स और हिंदू से एक इकट्ठे हो गए थे, और यही वजह बनी थी अलहदगी की। ठीक है, अब नज़रिए पाकिस्तान का सवाल नंबर ये 1 है आपकी बुक के पेज नंबर 19 पे लिखा होगा कि नज़रिए के माखज़ और अहमियत की वजाहत करें। तो इसके अंदर आपके बुक के पेज नंबर 3 के ऊपर यह आंसर पूरा मौजूद है कि नज़रिया जो है, ये लफ्ज़ नज़रिया अपनी तारीफ़ और मायने के लिहाज से इब्तिदा में मुस्लिम समाजी दानिशवरों के दरमियान इख्तिलाफ़ी राय का बाइस जाना, और हर एतवार के मकतब फ़िक्र और महक़क़ीन ने अपने अपने अंदाज़ में इसकी तारीफ़ किया। बल्कि मायने के लिहाज से इसका क्या है, सोच या मकसद, जबकि इस्तिलाही मायने के लिहाज से ये मैंने आपको सारा इन डिटेल समझा दिया था। ये 3 में से कोई से 2 आप जो हैं ऊपर से जो 4 स्टार्स बने हैं उनमें से कोई 2 याद कर लें, और जो मेन है नज़रिए से मुराद ये है कि ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फ़लसफ़े तफ़क्कुर पर रखी गई और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू मसलन सियासी, माशरती और तहज़ीबी मसाइल का हल हो। ठीक है, अब इसके बाद मुश्तरका मज़हब, मुश्तरका सियासी मकासद और मुश्तरका तालीमी मकासद, ये आपने पूरा लिखना और याद भी करना है। सही, इस तरीके से मुश्तरका माशी मकासद, मुश्तरका सकाफ़ती मकासद, नज़रिए की अहमियत, ये सारा आपका फुल पैराग्राफ होगा, और ये आपने अच्छे तरीके से इसको याद भी करना है, और अपनी कॉपीज़ वगैरह पे भी आपका जो नोट्स होंगे वो आप बनाते चले जाएं। ठीक है, इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा पूरा टॉपिक। इसको आप याद करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेशक मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपको पसंद आया। अल्लाह हाफ़िज़।